यामीन सुनना चाहते हो तो अनुशासन बनाओ। अगर अनुशासन नहीं होगा तो हम तो पाबंद हैं, माइक करेंगे बंद, फिर आपसे जो बच जाएंगे हमसे वहां गेस्ट हाउस में वार्ता कर लेंगे, फिर बहुत काम है। फतेहपुर से प्यार है इसलिए फतेहपुर के बुलावे पे चला है, लेकिन अगर अनुशासन नहीं बनाओगे तो नहीं रखेंगे बात। हम अपने नेचर से मजबूर हैं। भैया यहाँ नहीं रहना, एक मिनट का समय डिस्टर्ब होने की वजह से वहाँ जा रहा हूँ। आपके विषय में भी हम बात रखेंगे, आप चिंता मत करो, आपके विषय में बात रखेंगे, लेकिन बैठ जाओ। ये जो वॉलंटियर हैं, ये जो घूम रहे हैं, ये बैठ जाओ। ये मीडिया वालों को मत छेड़ो, बेचारा अपना काम कर रहे, बैठ जाओ। तुम लोग बैठ जाओ। ये जो वॉलंटियर है, ये बीच में जो भैया खड़ा है, बैठ जाओ, बैठ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सर्वप्रथम तो आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का मौका मिला है। मैं राजनीतिक सभाओं में जाता हूं, आंदोलन में जाता हूं, समय समय के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाता हूं। और आज मुझे जाति तोड़ो समाज जोड़ो सामाजिक न्याय महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। ये जो कार्यक्रम है, इसकी बुनियाद है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौधरी महाराज सिंह भारती जी की जयंती। मैं सर्वप्रथम इन दोनों महापुरुषों को इनके जयंती के अवसर पर बहुत बहुत जो है आप सभी को मंगल कामनाएं भेंट करता हूं, पूरे देशवासियों को, और आज इस मंच से उनको नमन करता हूं। उनके साथ साथ जितने भी पंडाल में महान पुरुषों की तस्वीरें लगी हैं, महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, और क्योंकि ये भारत, इसकी पहचान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से है, सम्राट अशोक से है, तो मैं आज अपने उन पुरखों को भी याद करता हूं। मैं याद करता हूं बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी को। मैं याद करता हूं महामना रामसिंह वर्मा जी को। मैं याद करता हूं महाराजा बिजली पासी जी को। मैं याद करता हूं सर छोटू राम को। मैं याद करता हूं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को। मैं याद करता हूं छत्रपति साहू जी महाराज को। मैं याद करता हूं छत्रपति शिवाजी महाराज को। मैं याद करता हूं मां फूलन देवी को। मैं याद करता हूं बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, संत राम बी प्रजापति को, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी को। मैं याद करता हूं मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को, संत गाड़गे जी महाराज को, वीपी सिंह जी को, और मैं याद करता हूं मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को। मैं सभी महान्यायिकों का भी आज, जो महानायिकाएं हमारे यहाँ जन्मी है, माँ अवंतिका बाई लोधी, माँ झलकारी बाई कोरी, माँ उदा देवी पासी, माँ रमाबाई, माँ सावित्रीबाई फूले, मैं उन सब वीरांगनाओं को भी याद करता हूँ। बहुत शानदार मंच, इस मंच पर उपस्थित भाई नीरज पटेल जी, बहुत ही हम सबके बड़े आदरणीय रामेश्वर पवन जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के बहुत ही शानदार विधायक और मेरे भाई आर.के. वर्मा जी, मेरे साथ चल के आए सौरभ किशोर जी, कौशल जी,
इस कार्यक्रम में अपना योगदान देने वाले और उसके अलावा भी बहुत से सम्मानित नेतागण, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक नेता, समाज का नेतृत्व करने वाले बहुत जिम्मेदार साथी सब मंच पर बैठे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन करता हूं। साथ में कार्यक्रम को संचालन कर रहे भाई डॉक्टर अनु पटेल जी, कार्यक्रम के सहयोग अर्पित पटेल जी, सतनाम गौतम जी सहयोगी, शिव कुमार जी, संजय वर्मा जी, आनंद जाटव जी, अवधेश पहलवान जी, प्रदीप गौतम जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, मेघराज सिंह, राजेश पाटिल जी, प्रियांशु गौतम जी, शिवबरन रावत जी, नरेंद्र टाइगर जी, दिनेश गौतम जी, सत्येंद्र गौतम जी, सुरेश कोरी जी और गौरे पासी जी। मैं इन सब भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ये ऐतिहासिक कार्यक्रम किया और मुझे यहाँ बुलाया। हालांकि ये बात भी सत्य है कि उपचुनाव चल रहे हैं, ये भी बात सत्य है कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव चल रहे हैं, ये भी बात सत्य है कि राजस्थान में, बिहार में और मध्य प्रदेश में भी चुनाव चल रहे हैं। लेकिन चुनाव तो चलते रहेंगे, चुनाव आते हैं, दल लड़ते हैं, लोग जीतते हैं, सरकारें बनती हैं, सरकारें गिरती हैं। हम बहुजन समाज के लोगों का उनमें क्या, हम तो इंतजार करते रहते हैं कि भाई कभी हमारा कुछ बनेगा। वैसे भी आजकल हम आशावादी ज्यादा हो गए हैं, उम्मीदवादी ज्यादा हो गए हैं। हम तो ये उम्मीद करके घरों में बैठे हैं कि कोई मसीहा आएगा, आके सोए हुए लोगों को जगाएगा, इनके जमीन को जोड़ेगा, इनके बच्चों के लिए, इनके लिए कुछ करेगा, इनको हक अधिकार दिलाएगा और फिर चुपचाप दुनिया से चला जाएगा। इनको ऐसा लगता है कि मसीहा जन्म लेते हैं, इनको ऐसा लगता है कि अवतार पैदा होते हैं। तो मैं आपकी इस शराफत पे क्या कहूं। मुझे अच्छा ये लगता है कि सामाजिक मंचों में दिल खोल के अपनी बात को कहने का मौका मिलता है। मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जो बीच वाला एरिया है, मैं यहां से शुरू करूंगा। मैं बार बार ये समझाता हूं कि गांव से जब पुराने समय में, अब तो बस में बहुत कम लोग जाते हैं, अब तो गाड़ियों में जाते हैं, 4 पहियों की गाड़ियों का जमाना है, मोटरसाइकिल का जमाना है। तो पहले जब बारात जाती थी तो गांव में बस लगाई जाती थी, तो जो जिम्मेदार लोग होते थे, समझदार लोग होते थे, 40 साल से ऊपर के लोग होते थे, वो बस में जैसे बस आके खड़ी होती थी जाके बैठ जाते थे। और ये जो नौजवान हैं, ये आसपास घूमते रहते थे कि जब चलेगी तभी चढ़ेगी। होता था नहीं होता था? तो जब बस चलती थी तो भाग के जाके देखते थे कोई सीट खाली है क्या, तो जाके देखते थे कोई सीट खाली नहीं। फिर किसी कहते चाचा जरा सा उधर को हो जाओ। कुछ में जवानी का जोश होता था तो वो कुछ घंटे खड़े रहने की हिम्मत जुटाते थे। 1 घंटे में जब जवानी का भूत उतर जाता था तो फिर कहते थे दादा कहीं बिठने की जगह दे दो। कोई उठता था तो उसकी कुर्सी में जबरदस्ती बैठ जाते थे सीट पे, या फिर वो जो पायदान होता है या जो खिड़की होती है उसके सहारे छत पे जाने की कोशिश करते थे। आज भी आप लोगों ने ऐसा ही किया, बहुत देर तक बाहर घूमते रहे, कुछ लोग मेरे साथ आए और फिर जब कहीं जगह नहीं मिली तो थोड़े थोड़े एडजस्ट होने लगे। वैसे भी भारत के लोगों को एडजस्ट होने की बड़ी आदत है, थोड़ी सी जगह मिल जाए, थोड़ा सा सरक जाओ, चलो हक अधिकार नहीं मिल रहे तो राशन तो मिल रहा है, राशन भी नहीं मिल रहा तो कम से कम खुली हवा में सांस लेने के अधिकार तो मिल रहा है। आजादी तो यही बहुत है। गुलाम के लिए इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करोगे आप गुलाम के लिए। मुझसे पहले कई वक्ताओं ने कहा जो नालायक लोग थे वो खड़े रहे, जो लायक थे बैठ गए। जिनमें थोड़ी सी भी गैरत थी उन्होंने वक्ता की बात को माना, संचालककर्ता की बात को माना, वो चुपचाप बैठ गए। जिनमें गैरत नहीं थी वो लगातार खड़े रहे। देखो ऐसा होता है, कुदरत ने जानवर को भी दिमाग दिया है और इंसान को भी दिया है, लेकिन इंसान से उम्मीद ज्यादा होती है कि वो दूसरे की बात को समझेगा। जानवर का क्या, हमारे यहाँ कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस ने पट कान हिलाए। तो चाहे आप जानवर से कितना कह दो वो कोई सुनता थोड़ा, ये उसमें दिमाग कहाँ है, इंसान सुनता है। जो इंसान होता है उसको एक बार की बात समझ आती है कि क्या कहा गया, और जो इंसान नहीं होता अब उससे क्या उम्मीद करें।
अगर नीला कपड़ा पहनने से क्रांतिकारी बनते तो तुम्हारी सड़कों पे सरेआम हत्या नहीं होती। नीला कपड़ा पहन के क्रांतिकारी बनते तो वहां ठेकों के बाहर लाइन लग के नहीं गिरे पड़े होते तुम लोग। ठीक है, सच मुझसे मत कहलवाओ। मैंने बड़े क्रांतिकारी देखे हैं, मंचों पे बढ़िया भाषण देते हैं, घर में जाकर अंधविश्वास पाखंडवाद को खूब बढ़ावा देते हैं। मैं बहुत सारे परिवारों से वाकिफ हूं, मैं जानता हूं। खैर छोड़ो, आज उस पर बात नहीं करेंगे, आज आगे बढ़ेंगे। मेरी दो चीजें बड़ी स्पेशल है, मैं उन पर कोई समझौता नहीं करता हूं। पहली है, बहुत दिन पहले मैंने माला पहनना छोड़ दिया था और वो घटना मैं कई बार दोहराता हूं कि आपको पता लगे, आप ये ना समझे कि भाई पता नहीं क्यों स्वागत को मना कर देते हैं, कोई नाराजगी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं कि नाराजगी। जिस दिन हाथरस की बेटी के साथ जुल्म हुआ था उस दिन मैंने अपने मन में, क्योंकि जब उन्होंने मुझे गिरफ्तार करके उस बच्ची को जला दिया और पुलिस मुझे मेरे घर अरेस्ट करके लेके आई और मेरी मां ने मुझसे कहा, पुलिस कह के गई कि इसको रोक के रखना वरना सरकार एनकाउंटर बहुत करती है, मार देगी। तो मेरी मां ने मुझसे कहा, जब मैं वापस जाने लगा कि चंद्रशेखर पुलिस तुम्हें मार देगी, तो मैंने अपनी मां से ये कहा कि सोचो अगर वो तो उस बेटी ने आपकी पेट से जन्म लिया होता या आपने उस बेटी को जन्म दिया होता तो क्या आप मुझे आज उसके लिए न्याय की लड़ाई लड़ने से रोकती? तो मेरी मां को मेरा दर्द समझ आया और मेरी मां ने मुझसे कहा कि जाओ कोशिश करो कि उस बेटी को न्याय मिले। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक इस देश में बहन बेटियों पे जुल्म नहीं बंद होगा तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। अभी वो लड़ाई बहुत दूर है ना। मैं ऐसा नहीं कि मैं फूलों की नहीं पहनता, नोटों की पहन लेता हूं। ये भी सच है कि मैं किसी भी तरह की माला नहीं पहनता और मेरे अपने नियम में मैं उनको निभाता हूं। एक नियम मैंने बनाया कि वैसे हम स्वाभिमान की बात करते हैं, वैसे हमें पैर छुआने में बड़ा मजा आता है। ये देश जो है नायक पूजा का देश है। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब कहते थे कि धर्म में तो नायक पूजा अच्छी बात है, लेकिन मिशन में, राजनीति में नायक पूजा अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब आप किसी को नायक बना देते हैं तो फिर वो तानाशाह हो जाता है और तानाशाह जो है अक्सर विनाश को आमंत्रित करता है। तो मैं पैर छूने से मना करता हूं। मैं आपको नीचे के लेवल पर भी कहूंगा, हमसे जो बहुत बड़े हैं, हमारी दादी की उम्र के हैं, दादा की उम्र के हैं, बड़े हैं, जिनका बहुत दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, उनके पैर छू लो, चलो ठीक है, संस्कार के तौर पर ठीक है, मैं इसको भी सही नहीं मानता। मैं खुद कोशिश करता हूं कि किसी को अपमान ना महसूस हो, मैं कर लेता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मैं इस लायक नहीं अभी और मैं होना भी नहीं चाहता। मैं विचार को त्यागना नहीं चाहता कि आप मेरे पैर छूए। मैं अपने छोटे भाइयों से, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा, ऐसी प्रथाओं को अपनी पार्टी संगठन में जन्म ना दे जिसका भविष्य में जिसके परिणाम बड़े खतरनाक हो। ऐसी प्रथाओं को जन्म ना दे, इसलिए किसी के पैर ना छुए, ना ही किसी को पैर छू के सम्मानित महसूस कराने के चक्कर में जो पैर छुए, ना ही अपने पैर छुआने में बहुत भरोसा जो है जाहिर करे। मैं इस बात के विरोध। आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है, सरदार पटेल जी के बारे में मुझसे बेहतर रामेश्वर पवन जी ने अपनी बातों में रखा, भाई नीरज पटेल जी ने रखा, भाई आर के वर्मा जी ने रखा। मैं उन पर बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने जो किया है आज उनके बारे में बहुत कुछ स्पष्ट रामेश्वर पवन जी ने किया है। चौधरी महाराज सिंह भारती जी मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैं उनको मानता हूं क्योंकि वो अर्जक संगीत, अर्जक संघ का निर्माण के संस्थापक सदस्य थे। महामना राम सिंह वर्मा जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, ये सब एक परिवार था। इन्होंने मिलकर जो है अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। वो संसदीय सदस्य भी रहे, संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने अपनी विचारों को कभी त्यागा नहीं। मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ, इसलिए मैं उनको दिल से याद करता हूँ और बहुत मंच पे मैं उनके बारे में जिक्र भी करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी सोचता हूँ कि अब उससे आगे क्या, महापुरुष तो करके चले गए, हम क्या कर रहे हैं? सिंह साहब बैठे हुए हैं, अहिरवार साहब बैठे हुए हैं, तो मैं ये सोचता हूं कि कब तक हम ये कहते रहेंगे महापुरुष ये कहकर करके गए, ये कह के गए, ये करके गए, तो कुछ हम भी तो कर गए, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारी बैठती होगी, नहीं बैठती होगी। हम तो पढ़ने लिखने लगे हैं, अब तो हमारा दिमाग खुल गया, अब तो हम अपने अधिकार को जान गए हैं, तो अब तो हम कुछ कर रहे हैं। कब तक कहते रहेंगे उन्होंने किया कि सब कुछ तो लूट रहा है। अगर वो इतना करके गए और आप इनके सच्चे नहीं है तो फिर कैसे लूट रहा है, फिर कैसे जो है सब खत्म हो रहा है। आप भी देख रहे हैं निजीकरण की भेंट चढ़ रहा है पूरा सरकार सिस्टम। क्या आने वाले 10 साल बाद कोई सरकारी नौकरी बचेगी? क्या कोई गरीब का बच्चा नौकरी लग के अपने परिवार को मुख्य धारा में जोड़ पाएगा? आज जरूरत क्या है?
मैं हिस्ट्री में लेके चलता हूं आपको। मैं बाहर आया था तो भी मैंने इस बात को दोहराया था, मैं आज यहां आया तो भी दोहराया। जब आप जाति नहीं मानते और आप ये कहते हैं कि हम जाति विहीन समाज की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम बहुजन भाईचारे की बात करते हैं, तो बहुजन भाईचारा जातियों के कुछ जातियों के अंदर नहीं होना चाहिए, फिर बहुजन भाईचारा पूरे बहुजन समाज के अंदर होना चाहिए। और जब बहुजन भाईचारे की आप बात करते हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए कि कितना बड़ा योगदान आज हमें यहाँ खड़े करने में हमारे इसी बहुजन भाईचारे के जो बड़ा भाई है पिछड़े वर्ग के लोगों का है। मैं आपको याद दिलाने का काम करूंगा, तब आपको शायद याद आ जाए कि मैं बात क्यों कह रहा हूं। और ये वक्त की जरूरत भी है, चाहे छिट फिट के लुट फिट के एकजुट हो जाना, चाहे समझदारी से आज के माहौल की परिस्थितियों को समझ के एकजुट हो जाए। ये बात तो 49 में बाबा साहब अम्बेडकर भी कह रहे थे कि भाई भले ही आप रोटी बेटी का रिश्ता मत करो, भले ही आप एक थाली में मत खाओ, लेकिन अपने अधिकार बचाने के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को इज्जत की जिंदगी देने के लिए तो कम से कम एकजुट हो जाओ। ये तो एक जैसा खून है, तो कम से कम एक जैसे खून को एक जैसा दिखना भी चाहिए। आप याद करो, जब इस देश में छुआछूत चरम पे थी, पानी पीने का अधिकार नहीं था, मटकी छूने का अधिकार नहीं था, स्कूल में जाने का अधिकार नहीं था, तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जो आज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, वही तो थे जिन्होंने अपना घर बार छोड़ के, अपने पिता से भी विद्रोह करके, अपने समाज से विद्रोह करके, कमजोर हक वंचित समाज की बेटियों को बेटों को पढ़ाने के लिए 18 स्कूल खोले, अपनी जान की बाजी लगाई। तो वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इसी पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने संदेश दिया कि शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन को बदल सकते थे, जिन्होंने पूरी जीवन अपने और अपने पत्नी को, पहले अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर उनके जरिए पूरे हक वंचित समाज की कमजोर वर्गों की बच्चियों को, बेटियों को मुख्य धारा में लाने के लिए, शिक्षित करने के लिए प्रयास किए। वो ज्योतिबा फूले पिछड़े वर्ग के तो थे जिन्होंने उनके बाद जो माना है, जिन्होंने आरक्षण का जन्म किया 1902 में, छत्रपति साहू जी महाराज, आज के वो इसी कुर्मी वंश के तो हैं। आज के शायद पढ़े लिखे कुर्मी समाज के लोग ना जानते हो, हम तो हिस्ट्री जानते हैं कि जिन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को समाज के आगे ये कहकर प्रदर्शित किया कि आपका सच्चा नेता है, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी लाइब्रेरी बनाने के लिए, अपनी जो है पुस्तकालय बनाने के लिए, अपना जो है प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए 5,000 रुपए उस समय सहयोग के रूप में दिए। वो साहू जी महाराज पिछड़े वर्ग के तो थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ के देखोगे, चाहे सर छोटू राम रहे हो, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं आज के, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर साइमन कमीशन का स्वागत करके आपकी भारत की स्थिति में बहुजन समाज की स्थिति को बताने का काम किया, सरकार के सामने रखने का काम किया। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जो है, जो अधिकार हमें मिले कम्युनल अवार्ड के रूप में, बाबा साहब अम्बेडकर जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उस बात को यहाँ जब साइमन कमीशन आया, उसका स्वागत करने वाले सर छोटू राम बाबा साहब अम्बेडकर के साथ प्रजापति साहब, तमाम संग्राम बीए प्रजापति बाबा साहब के सहयोगी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को जाति पाति तोड़क मंडल की उस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, जिसमें बाबा साहब जा नहीं पाए, और जा नहीं पाने कारण अपने पूरे भाषण को उन्होंने किताब की श्रृंखला के रूप में जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए एनिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में किताब का संग्रह किया। वो संग्राम बीए प्रजापति आज के पिछड़े समाज के तो है। ये बहुजन समाज एक पेड़ की जड़ से निकली हुई शाखाएं हैं। जब तक हम इनको इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक भारत में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये एकजुटता, ये भाईचारा बनाने का प्रयास किया, उन तमाम नौजवान साथियों का और उनको मार्गदर्शन करने वाले भाई नील पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस ऐतिहासिक प्रोग्राम को सजाने का काम किया और मुझे यहां बुलाने का काम किया। ये सच है
कि इसको रोकने के लिए बहुत प्रयास हुए, लेकिन आप जानते हैं कि वायु को और युवा को कोई रोक नहीं सकता है। और जब जब मुझे जरूरत पड़ी, युवा साथियों ने मेरी एक आवाज पे पहरा देके, चाहे दिल्ली में सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरु भट्ट का उसका आंदोलन हो, या एनआरसी का आंदोलन हो, या 11 तारीख का अभी का आंदोलन हो, सरकार की जड़ें हिलाने का काम किया। ये इस युवा शक्ति का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मंच के माध्यम से आपके आंदोलन को और गति देने वाले मैं नगीना के सम्मानित साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मंच के माध्यम से। और मेरे चुनाव में एक एक पैसा गांव से इकट्ठा करके नगीना भेजने वाले मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरी हैसियत नहीं थी आज के महंगे लोकतंत्र में चुनाव लड़ने की। आप लोगों ने एक एक पैसा जुटा के जिस तरह से सहयोग करके उन तमाम शक्तियों के सामने मुझे खड़ा करने का काम किया, मैं इसके लिए हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे खून का एक एक कतरा जब तक इस आंदोलन में, जब तक मैं जिंदा हूं, वो इस आंदोलन में, महान पुरुषों के इस आंदोलन में इसको आगे बढ़ाने के लिए लगेगा। और जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं अपना काम ईमानदारी से करता रहूंगा। न झुकूंगा, न रुकूंगा, न बिकूंगा। और वो नोट नहीं बना, वो नोट ना बना और न बन सकता है, वो गोली भले ही बन जाए, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके चंद्रशेखर आजाद को खरीदने का काम करेगा। कभी कभी मैं जब चुनाव में जाता हूं तो हमारे सहयोगी जिनसे अलायंस होता है वो सक्षम लोग होते हैं, मैं उनके हेलीकॉप्टर में भी सफर करता हूं, उनके हेलीकॉप्टर के जरिए प्रचार भी करता हूं, क्योंकि चुनाव में समय कम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी स्थिति को भूल जाता हूं, अपने समाज को भूल जाता हूं, गरीब समाज को भूल जाता हूं। मैं कहीं भी रहूं, मैं पार्लियामेंट की सुनहरी बिल्डिंग में रहूं, या मैं किसी 5 स्टार होटल में रहूं, या मैं सामान्य मंच में रहूं, या गेस्ट हाउस में रहूं, या गांव के अपने गरीब मकान में, या झोपड़ी में कहीं रहूं, मुझे आज भी याद है कि मैं किन लोगों में से हूं और मुझे किन के लिए लड़ना है, किन को मेरी जरूरत है और कौन मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं वचन देने चाहता हूं छत्तीसगढ़ की सरजमी से, जब तक बहुजन समाज की इस गुलामी की बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं। और कोई ऐसा कठिन रास्ता नहीं बना जो हमें रोकने का काम कर दे। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि आप वापस बैठ जाएं। मैं आपको समझता हूं, अभी आप यंग लोग हैं, अभी आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे कठिन रास्ते, आपका कठिनाइयां आपके रास्ते में आएंगी। उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आओ मुद्दों की बात करें। मैंने आपको पिछड़े समाज के साथियों के, महापुरुषों के योगदान के बारे में बता दिया। अब मैं आपसे बात करता हूं आज की परिस्थिति में। मैं पीछे नहीं जाऊंगा, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा। आज मैं आज की परिस्थिति पे बात करूंगा। मैंने 3 दिन पहले एक लेटर लिखा था। वो लेटर मैंने लिखा था उत्तर प्रदेश की सरकार को। उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप ये बताओ, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश, कि नीचे से ऊपर तक, मैं चाहता तो उसमें ओबीसी भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें अल्पसंख्यक समाज भी जोड़ देता, मैं चाहता तो उसमें मुस्लिम समाज भी जोड़ देता, लेकिन मैं जानता था कि जहां मैं इनको जोड़ने की बात करूंगा वहीं वो तरह तरह की उल्टी सीधी बातें चलाएंगे। इसलिए मैंने वो कोरा खत लिखा कि सीधे पहले जिम्मेदारी से बात की जाए, SC/ST के हालात के बारे में जाना जाए। मैं जानता हूं क्या हालात है, लेकिन मैं चीफ सेक्रेटरी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। मैंने पूछा है कितने प्रमुख सचिव हैं SC/ST के, उत्तर प्रदेश के सचिवालय में बताने का काम करो। बताओ कितने अपर सचिव हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पदों पे, की पोस्ट पे आपने बिठाए हैं। इसका डाटा मैंने मांगा है। मैंने डाटा मांगा है कि 18 कमिश्नरियों में कितने कमिश्नर SC/ST के, मैंने डाटा उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में कितने SP और SSP हैं SC/ST समुदाय के, जिनको आपने चार्ज दिया है। ये डाटा मैंने उनसे मांगा है। मैंने डाटा उनसे मांगा है कि 75 जिलों में कितने DM, कितने ADM, कितने SDM, कितने कानूगो, कितने तहसीलदार आपने SC/ST के इन वर्गों के लोगों को जो है कर्मचारियों को बनाने का काम किया है। मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार वादे करते कटेंगे तो बटेंगे, हमें कटने बढ़ने की जरूरत नहीं है।
हमें तो पढ़ने की जरूरत है, अपने महापुरुषों को पढ़ने की जरूरत है और पढ़ के आगे बढ़ने की जरूरत है।